ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं नात्सीवाद का उदय। नात्सीवाद का तथा हिटलर का उदय। ये पार्ट हमने दो पार्टों में तो पढ़ लिया था, ये अब इसका तीसरा पार्ट है। देखिए इसका अगला 1.1 ये जो पॉइंट है यह है युद्ध का असर। ये कौन सा युद्ध है? प्रथम विश्व युद्ध। इस युद्ध का क्या असर दिखाई दिया जर्मनी में? यहां पर देखिए सबसे पहली चीज ये थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो वर्साय की संधि के साथ में समाप्त हुआ था। वर्साय की संधि, इसके साथ में ये युद्ध समाप्त हुआ था। और इस युद्ध के अंतर्गत जो है वाइमर गणराज्य, जो जर्मनी का गणराज्य था, उसे अब पूरा हर्जाना देना था। हर्जाना किसको देना था? मित्र राष्ट्र के देशों को। मित्र राष्ट्र के देशों को हर्जाना देना था। और ये हर्जाने की जो राशि थी वो थी 6 अरब पौंड। वर्साय की संधि के अंतर्गत मित्र राष्ट्र के देश जो थे उनको हर्जाने के रूप में 6 अरब पौंड चुकाने थे वाइमर गणराज्य को। ये युद्ध का असर है। युद्ध के असर का पहला पॉइंट है ये, वाइमर गणराज्य से हर्जाना। ये हर्जाना वसूल कर रहे थे मित्र राष्ट्र। हर्जाने की राशि थी 6 अरब पौंड। इसके साथ में युद्ध का असर में दूसरा पॉइंट आता है अपना रूढ़िवादी। रूढ़िवादी जो थे, जो पुरानी परंपराओं को, पुराने विचारों को, पुराने सिद्धांतों को मानने वाले जो लोग थे, अब उनको नवंबर के अपराधी कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपने कोई परिवर्तन नहीं किया। उन्हीं ये जो संधि की शर्तें थी उनको वो मानते जा रहे थे। पुरानी परंपराओं के साथ में वो जीते जा रहे थे। वाइमर गणराज्य में कहो या जर्मनी में कहो, वो कोई परिवर्तन नहीं कर रहे थे। उनको नवंबर के अपराधी कहा जाने लगा। ये युद्ध के असर में हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर है मीडिया द्वारा खंडकों का महिमा मंडन। देखो यहां एक चीज आती है, खंडक क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के जो सैनिक थे, जर्मनी के सैनिकों ने युद्ध लड़ते समय कई गड्ढे बनाए थे, जिन गड्ढों में सैनिक छुपते थे। और इन्हीं गड्ढों को ही कहा जाता था खंदक। इन गड्ढों में जो सैनिक रहा करते थे ये छिपे रहा करते थे। और छिपकर ये जब भी सामने की सेना आती थी, मित्र देशों की सेना जब दिखाई देती तो उन पर वो वार किया करते थे। तो ये खंदक के माध्यम से जर्मनी के सैनिकों ने इस प्रकार से युद्ध लड़ा था। अब इस युद्ध के बाद जर्मनी की मीडिया में इन खंदकों की महिमा का मंडन किया जाने लगा कि इन्होंने चाहे इस युद्ध को हार गए, जर्मनी इस युद्ध को हार गया, लेकिन खंदकों के माध्यम से सैनिकों ने जिस प्रकार से जी जान लड़ाकर युद्ध किया वो वाकई तारीफ के काबिल था। और इसी वजह से, लेकिन इनकी जो जिंदगी की हकीकत अगर अपन बात करें तो ये सैनिकों की स्थिति ये थी कि गड्ढों में इनको 10-15 दिन इन गड्ढों में छुपकर रहना पड़ता था, जिसमें अंदर जमीन के अंदर मोटे-मोटे जो चूहे थे वो उस गड्ढे में इनके आसपास ही घूमते फिरते रहा करते थे। ये एक हकीकत थी। परंतु कुछ भी हो कि, लेकिन ये तो है कि मीडिया में इन खंदकों की और एक खंदक सैनिक जो थे इनकी महिमा का मंडन हो रहा था। ये युद्ध का असर था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 1.2।
1.2 जो आता है इसमें लिखा हुआ राजनीतिक रेडिकलवाद, यानी कि राजनीति से संबंधित रेडिकलवाद का मतलब है आमूल परिवर्तनवाद। क्या परिवर्तन हुआ राजनीति में, यही आमूल परिवर्तनवाद है। राजनीतिक रेडिकलवाद इसका मतलब है जर्मनी की राजनीति में होने वाले परिवर्तन, और उनको कहा गया है आमूल परिवर्तन, यानी कि तीव्र गति से परिवर्तन होना, चेंजेस होना। और इसके साथ साथ में जर्मनी में पैदा हुआ आर्थिक संकट। इस पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं तो देखो यहां क्या हुआ कि इस युद्ध के पश्चात मजदूरों ने और नाविकों ने, मजदूर और नाविकों ने सोवियत संघ की तर्ज पर अपनी सोवियत बना ली। सोवियत क्या है, एक शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर केंद्रीय शासन होता है, केंद्र के अधीन होता है राज्य शासन, उसके अधीन होता है पंचायती शासन, पंचायती राज जिसको बोलते हैं हम लोग। ये जो संघीय ये जो सोवियत शासन व्यवस्था है, तो अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था होती है, जिसमें ग्राम में गांव के ग्राम स्तर पर एक राजनीतिक संस्था होती है ग्राम पंचायत, इसी प्रकार से एक छोटे स्तर पर सोवियतें बनाई गई, और वो सोवियतें बनाई गई मजदूर और नाविकों के द्वारा। ये परिवर्तन था, एक राजनीतिक परिवर्तन जर्मनी में। और इसके साथ साथ यहां पर सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था और समाजवादी और डेमोक्रेटिक, देखो इन्होंने मजदूरों ने और नाविकों ने ये सोवियत तो बना ली, लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं कौन, समाजवादी। समाजवादी ये कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक जो लोकतंत्र चाहते हैं वो कर रहे हैं, और कैथोलिक, ये तीनों जो हैं वो इस सोवियत शासन व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। कौन कौन है ये? समाजवादी तो वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो, एक भी मिल, फैक्ट्री, कारखाने या कोई भी डिपार्टमेंट पर्सनल ना हो, निजी ना हो, वो लोग हैं समाजवादी लोग। डेमोक्रेटिक कौन है? डेमोक्रेटिक वो लोग हैं जो इस पूरे देश में लोकतंत्र की शासन व्यवस्था चाहते हैं कि जहां पर भी जो भी सरकार चुनी जाए वो जनता के द्वारा चुनी जाए, वो डेमोक्रेटिक। कैथोलिक, देखो कैथोलिक जो है ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे वो थे ईसा मसीह, और ईसाई धर्म बाद में चलकर दो भागों में विभाजित हो गया। पुराने विचारों को मानने वाले जो लोग थे वो तो कहलाए कैथोलिक, और ईसाई धर्म के सिद्धांत और विचार जो हैं वो लिखे हुए हैं बाइबल में। ये ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है बाइबल। तो ईसाई धर्म के पुराने विचारों को मानने वाले लोग कैथोलिक, और नए विचारों को मानने वाले लोग प्रोटेस्टेंट। जी, तो यहां पर ये जो कैथोलिक हैं वो ईसाई धर्म के पुराने सिद्धांतों और नियमों को मानने वाले लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं सोवियत किस्म की सरकार का। तो ये राजनीतिक परिवर्तन था। इसके बाद में यहां पर ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, विरोध करके एक ही चीज की डिमांड कर रहे हैं कि यहां जर्मनी में लोकतंत्र की शासन व्यवस्था स्थापित की जाए, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके और जनता को अपने शासक चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की सरकार चुनी जानी चाहिए पूरी निर्वाचन व्यवस्था के अनुसार। तो ये जो था वो राजनीतिक रेडिकलवाद या आमूल परिवर्तनवाद ये था। अब हमारा 1.2 में ही दूसरा जो टॉपिक है वो है आर्थिक संकट।
जर्मनी में यदि आर्थिक संकट पैदा हुआ तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो मूल कारण था वो ये था कि जर्मनी के जो आर्थिक स्रोत थे, उनकी कोयले की और लोहे की जो खानें थी, इन खानों पर कब्जा हो गया था मित्र राष्ट्र के देशों का। ये वर्साई की संधि में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसके साथ साथ ही जो उपनिवेश थे जर्मनी के, वो भी पहुंच गए मित्र राष्ट्रों के पास में, उन पर अधिकार हो गया। तीसरी चीज ये थी कि जर्मनी पर 6 अरब पाउंड इसका हर्जाना तय किया गया कि हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध में जो भी नुकसान हुआ, मित्र राष्ट्रों ने कहा कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए तुम्हें 6 अरब पाउंड ये पैसे देने होंगे। अब तुम चाहे किस्तों में दो, कैसे भी दो, ये 6 अरब पाउंड तुम्हें चुकाने हमें, तभी युद्ध बंद होगा। और ये जो सारी शर्तें थी ये सब वर्साई की संधि के अंतर्गत थी। अगली शर्त ये थी कि आप सैनिक गुटबंदी नहीं करोगे, सैनिक सहायता नहीं लोगे, ना ही सेना संगठित करोगे अपने देश में भी। अब ये जो ऊपर के 3 कारण हैं, यही 3 कारण जर्मनी में आर्थिक संकट का कारण बने। इसके साथ साथ एक अलग चीज ये थी कि जर्मनी ने पैसा उधार भी ले रखा था, और वो ले रखा था अमेरिका से युद्ध लड़ने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध को लड़ने के लिए जर्मनी ने अमेरिका से पैसा उधार ले रखा था। अब जर्मनी जो है वो अमेरिका को अपना कर्ज भी चुकाएगा, साथ साथ में 6 अरब पाउंड जो हर्जाने की राशि है प्रथम विश्व युद्ध में, वो भी मित्र राष्ट्रों को चुकाएगा। और उसके जो कमाई के साधन थे, कोयले की खानें, लोहे की खानें और उसके जो उपनिवेश थे, वो सब पर अधिकार हो गया था मित्र राष्ट्रों का। और यही स्थिति बनती है कि यहां पर एक आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। यहां आप आर्थिक संकट देख रहे हो, देखो। अब इस आर्थिक संकट के कारण स्थिति ये हुई कि वाइमर गणराज्य में जो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, लोकतंत्र की मांग करते हुए उन्होंने वाइमर गणराज्य में लोगों ने इसका विरोध किया। ये जो शासन व्यवस्था इन्होंने सोवियत किस्म की सरकार बनाई, तो उस सोवियत किस्म की सरकार को चालू करने के लिए जिन लोगों ने उनकी आवाज उठाई और आवाज उठाने के लिए उनके विद्रोह को कुचला गया, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद में हर्जाने के रूप में, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, देखो, हर्जाना और कर्जा जो था वो इस आर्थिक संकट का कारण बना। और इसकी वजह से स्थिति ये हो गई कि जर्मनी की जो मुद्रा थी उस मुद्रा का मूल्य घट गया। और जो मुद्रा का मूल्य घट गया, जो जर्मनी की मुद्रा थी वो मुद्रा का मूल्य घट गया। इसको अर्थशास्त्रियों ने अति मुद्रास्फीति कहा, अति मुद्रास्फीति। स्थिति ये हो गई, जर्मनी की मुद्रा की इतनी कीमत घट गई कि एक थैले भर सब्जी के लिए बैलगाड़ी भर के पैसा लेके जाना पड़ता था, तब जाके एक थैले भर में सामान मिलेगा या सब्जी मिलेगी। इतना उसका मुद्रा का मूल्य घट गया। यही अति मुद्रास्फीति थी। और इसके बाद की स्थिति क्या आएगी, 1.3 वाला जो पॉइंट है वो है आपका मंदी के साल। यानी कि इसके बाद में जो स्थिति रही वो आर्थिक मंदी रही। आर्थिक मंदी में क्या है, देखो आपको और बता देना। और ये चीज थी कि जो जर्मनी देश था, उस जर्मनी देश का जो पैसा था यानी कि निवेश, वो एक शेयर मार्केट में था। और शेयर मार्केट जो था वो था अमेरिका का। विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है शेयर मार्केट अमेरिका का, और इसका नाम है वॉल स्ट्रीट।
एक्सचेंज। ये जो शेयर मार्केट था, ये शायद मार्केट गिर गया क्योंकि जर्मनी की जो मुद्रा थी उस मुद्रा का मूल्य घट गया, और घटने के बाद में शेयर मार्केट में जो जर्मनी के शेयर थे, उन अधिकतर जो शेयर थे वो अमेरिका के शेयर मार्केट में ज्यादातर जो शेयर थे वो जर्मनी के थे। अब जब जर्मनी की मुद्रा का मूल्य घट गया तो यहां पर इनके जो शेयर थे उनके भाव भी घट गए, और घटने के बाद में स्थिति ये हुई कि यहां पर जर्मनी के साथ साथ में अमेरिका की भी, क्योंकि अमेरिका का शेयर मार्केट है, जर्मनी में तो इसका प्रभाव होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ में अमेरिका में भी हुआ। और स्थिति ये हुई कि अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय थी, यानी कि देश की कुल आय, वो कहलाती है राष्ट्रीय आय, अमेरिका की भी जो राष्ट्रीय आय थी वो घट गई। और स्थिति ये हुई कि यहां पर जर्मनी में गरीबी और बेरोजगारी की दर बढ़ गई। यहां सड़कों पर अनेक लोग जो हैं, गरीबों की तादाद में, बेरोजगार जो थे, लगभग 60 लाख लोग जो थे जर्मनी के, वो बेरोजगार हो गए। और स्थिति ये हो गई, जर्मनी की सड़कों पर आए दिन ऐसे लोग मिलने लगे जो अपने गले में तख्ती लटकाते हुए, और जिस तख्ती पर लिखा होता था मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूं, या मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, ऐसी एक तख्ती जो लिखकर और फिर उसको गले में लटकाकर और घूमते हुए सड़कों पर जर्मनी में ऐसे लोग देखे गए। तो ये था मंदी के साल जो आपको जर्मनी में देखने को मिले। और इसके बाद में आज के लिए इतना ही, और बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।